नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप जाग रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपको पता है कि आप हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। यह पता होना आखिर है क्या? ये कौन सी शक्ति है जो आपको अपने अस्तित्व का बोध कराती है? यही प्रश्न इस पुस्तक का केंद्र है। चेतना, कॉन्शियसनेस। लेखक ओजान जॉन यिल्माज़ इस किताब में बताते हैं कि चेतना केवल दिमाग की जैविक क्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म सभी को चुनौती देता है। ये किताब हमें उस विरोधाभास से परिचित कराती है जहां हम चेतना को अनुभव तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। चेतना का यही विरोधाभास, पैराडॉक्स, इस पुस्तक की आत्मकथा है। आप जब किसी फूल को देखते हैं तो सिर्फ आंखें काम नहीं कर रही, आप रंग का अनुभव करते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस करते हैं। जब कोई संगीत सुनते हैं तो ध्वनि तरंगे कान तक पहुंचती हैं, लेकिन जो आनंद भीतर पैदा होता है वह भौतिक नहीं है। यही वह बिंदु है जहां लेखक कहते हैं भौतिक दुनिया और अनुभव की दुनिया अलग है। विज्ञान कहता है सब कुछ न्यूरॉन्स, रसायनों और विद्युत संकेतों से चलता है, लेकिन लेखक पूछते हैं यदि सब कुछ भौतिक है तो लाल रंग लाल क्यों लगता है, दर्द दर्द क्यों लगता है? इन अनुभूतियों को विज्ञान माप नहीं सकता। इन्हें क्वालिया कहा जाता है, निजी व्यक्तिगत अनुभव। यहीं से चेतना का विरोधाभास शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, लेकिन मशीनों में अनुभव नहीं होता। एक कंप्यूटर लाखों गणनाएं कर सकता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वो गणना कर रहा है। इंसान को यह पता होता है कि वह सोच रहा है। ये सेल्फ अवेयरनेस ही चेतना की कुंजी है। यही कारण है कि लेखक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव चेतना के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। एआई जानकारी संसाधित कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। उसे दर्द नहीं होता, खुशी नहीं होती। तो फिर यह अनुभव कहाँ से आता है? किताब में लेखक इतिहास की यात्रा कराते हैं। वे बताते हैं कि कैसे रेने डेकार्ट ने मन और शरीर को अलग माना। डुअलिज्म, उनका प्रसिद्ध कथन आई थिंक देयरफॉर आई एम, चेतना की प्राथमिकता को दर्शाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह हर चीज को भौतिक आधार पर समझना चाहता है। फिर लेखक मटेरियलिज्म की चर्चा करते हैं। ये विचार कि सब कुछ पदार्थ से बना है, लेकिन यदि सब कुछ पदार्थ है तो चेतना जैसी सूक्ष्म अनुभूति पदार्थ से कैसे उत्पन्न होती है? यही वह विरोधाभास है जहां विज्ञान ठहर जाता है। लेखक न्यूरोसाइंस के प्रयोगों का उदाहरण देते हैं। जब दिमाग के कुछ हिस्सों को उत्तेजित किया जाता है तो व्यक्ति को स्मृतियां, भावनाएं, चित्र दिखाई देते हैं। इससे लगता है कि चेतना दिमाग में ही है, लेकिन लेखक कहते हैं ये वैसा ही है जैसे रेडियो को छेड़ने पर आवाज बदलती है। इसका मतलब यह नहीं कि संगीत रेडियो के अंदर पैदा हुआ। शायद दिमाग चेतना का स्रोत नहीं, बल्कि माध्यम है। ये विचार हमें चेतना को एक व्यापक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में देखने पर मजबूर करता है। किताब में सपनों का भी उल्लेख है। जब आप सपने देखते हैं तब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, फिर भी आप एक पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि अनुभव के लिए बाहरी वास्तविकता जरूरी नहीं है। अनुभव स्वयं में एक स्वतंत्र वास्तविकता है। लेखक कहते हैं चेतना वास्तविकता को रचती है, न कि केवल उसे देखती है। यहाँ लेखक क्वांटम भौतिकी की ओर संकेत करते हैं। वे बताते हैं कि सूक्ष्म स्तर पर कण तब तक निश्चित अवस्था में नहीं होते जब तक उन्हें देखा न जाए। इससे विचार उभरता है कि ऑब्जर्वर की भूमिका वास्तविकता में महत्वपूर्ण है। चेतना और भौतिक जगत बीच यह संबंध विज्ञान के लिए अब भी रहस्य है। किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्री विल पर है। क्या हम अपने निर्णय खुद लेते हैं या यह सब कुछ दिमाग पहले से तय कर लेता है? प्रयोग बताते हैं कि हमारा दिमाग निर्णय पहले लेता है
और हमें बाद में उसका बोध होता है। इससे लगता है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है, लेकिन लेखक कहते हैं यह भ्रम भी चेतना की देन है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो यह भ्रम किसे हो रहा है? लेखक बताते हैं कि चेतना केवल जागने की अवस्था नहीं, ध्यान, मेडिटेशन, गहरे अनुभव, ये सब चेतना के अलग स्तर हैं। इन अवस्थाओं में व्यक्ति अपने मैं से परे चले जाता है। उसे लगता है कि वह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। यही चेतना अध्यात्म से जुड़ती है। लेखक यह नहीं कहते कि चेतना ईश्वर है, लेकिन वो ये संकेत देते हैं कि चेतना केवल जैविक प्रक्रिया नहीं हो सकती। ये कुछ अधिक व्यापक है, एक ऐसी शक्ति जो जीवन को अनुभव देती है। किताब का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। लेखक कहते हैं हम चेतना को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेतना की वह माध्यम है जिससे हम समझते हैं। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही चेतना खुद को पूरी तरह नहीं समझ सकती। यही है चेतना का सबसे बड़ा विरोधाभास। अंत में यह पुस्तक हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें प्रश्नों के साथ छोड़ देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, क्या हैं और यह अनुभव क्या है। लेखक का कहना है शायद चेतना को समझना संभव नहीं, केवल अनुभव करना संभव है, और यही इस पुस्तक की सुंदरता है। जब आप यह सुन रहे हैं, आप केवल शब्द नहीं सुन रहे, आप उन्हें अनुभव कर रहे हैं। यही चेतना है, यही वह रहस्य है जिसे पुस्तक खोलने की कोशिश करती है, फिर भी उसे खुला छोड़ देती है, क्योंकि चेतना कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाए। धन्यवाद दोस्तों।